हेलो डियर, वेलकम टू कैसल कैंपस। तो चलिए मैं बता दूं आपको कि आज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको कि टॉपिक वाइज उस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को हम पूरी लास्ट तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर में क्या करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन सिस्टम है, कॉस्ट इन प्रोडक्शन, ये सारे उसमें पढ़ने हैं। फिर ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़नी है। तो चलिए फर्स्ट लेक्चर जो है इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन सिस्टम और आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन की डेफिनेशन। ओके, तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन में आपको पता है कि क्या कुछ इनपुट देते हैं और कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू उसको आउटपुट में प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट वी सेल इनटू मार्केट। तो चलिए सबसे पहला डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ प्रोडक्शन इज ए स्टेप बाय ए स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस। मतलब कि जो प्रोडक्शन होती है उसमें वैल्यू एडिशन होती है स्टेप बाय स्टेप of converting one form of material into another form to increase the utility of the product for the user। तो प्रोडक्शन क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें वैल्यू एडिशन होती है टू द वन फॉर्म ऑफ मटेरियल टू अनदर फॉर्म। मतलब इनपुट में वैल्यू एडिशन करके आउटपुट जनरेट करते हैं, सो दैट वी मेक आउटपुट फॉर द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर यूज़र। मतलब यूजफुल हो यूज़र के लिए प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक डायग्राम के हेल्प से भी मतलब दिखा रखा है। इनपुट कुछ यानी कि रॉ मटेरियल्स हम ला रहे हैं, या फिर जो हमें इनपुट चाहिए टू प्रोड्यूस आउटपुट, तो इनपुट्स दे रहे हैं और फिर कन्वर्जन प्रोसेस का यूज करके, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा है और आउटपुट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट आउटपुट इज़ यूजफुल फॉर द यूज़र। जो यूज़र जहाँ हम मार्केट में सेल करेंगे, जो ख़रीदेगा यूज़र, उसके लिए यूजफुल हो प्रोडक्ट जो आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम। तो प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? इट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट विद ए फीडबैक लूप। मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, एक सिस्टम वाइज प्रोसेस है ये, जिसमें कि रॉ मटेरियल्स को फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है विद अ फीडबैक लूप। प्रोडक्शन के डेफिनेशन में ये वाला नहीं है, तो विद अ फीडबैक लूप। बट प्रोडक्शन सिस्टम है फीडबैक लूप। मतलब कि फीडबैक लूप जो है वो क्या करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे बन रहा है, उसका यूज़ कितना हो पा रहा है, उसमें क्या चेंजेस हमें अपने प्रोडक्शन सिस्टम में या फिर इनपुट में करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन गेट फाइनल प्रोडक्ट विद मोर डिज़ायरेबिलिटी। मतलब जिस जैसी चाहिए वैसी हमें मिले। तो फीडबैक लूप इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स में क्या कमी है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक डायग्राम के हेल्प से भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट दे रहे हैं। इनपुट में मैन, मटेरियल, मशीन, एनर्जी एट्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम इनपुट एज ए इनपुट यूज़ करते हैं टू रन द प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ डिफरेंट कन्वर्जन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है आपको प्रोडक्शन जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ना है, जैसे कि रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, होनिंग, टीपिंग, लाइक दिस, वेल्डिंग, ये सारी प्रोसेस जो है आपको प्रोडक्शन सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो कन्वर्जन डिफरेंट प्रोडक्ट्स कन्वर्जन प्रोसेस यूज़ करके और प्रोडक्ट को आउटपुट में चेंज कर रहे हैं। तो आउटपुट क्या हो सकता है? गुड्स और सर्विसेज दोनों हो सकते हैं। गुड्स यानी कि जो मार्केट में हम सेल करते हैं, यूजर्स उसे ख़रीद के और अपने घरों में यूज करते हैं या फिर डिफरेंट वर्क्स में यूज करते हैं। और सर्विसेज लाइक बैंकिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जस्ट लाइक दिस सर्विसेज भी हमारी आउटपुट हो सकती हैं, वही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनपुट और कन्वर्जन प्रोसेस के बीच में और कन्वर्जन प्रोसेस और आउटपुट के बीच में हमने दो लूप्स बना रखी हैं। इन लूप्स का नाम दे रखा है मॉनिटर आउटपुट और एडजस्टमेंट नीडेड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे लाइन देखा था विद ए फीडबैक लूप, तो यहाँ पे फीडबैक ले रहे हैं। तो यहाँ पे आउटपुट जो हमारा आ रहा है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं
कि यूजर्स उसके बारे में क्या कर रहे हैं, या फिर जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट बनना चाहिए था उस टाइप का बना है कि नहीं, सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। या फिर जो कंप्लेंट्स आ रही हैं डिव प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उसमें से जो जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं उसको छांट सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से मॉनिटर करके आउटपुट को और कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्सेस डिज़ायर्ड। मतलब जो डिज़ायर्ड था क्या एक्चुअली में वही प्रोडक्ट बन पाया है या नहीं बन पाया है। अगर एक्चुअली में जो बनाया हमने प्रोडक्ट वो नहीं बन पाया है तो क्या होगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके वो एडजस्टमेंट करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट नीड होगा, जो भी हमें प्रोसेस में चेंज करना होगा या फिर इनपुट में चेंज करना होगा, तो उस टाइप का एडजस्टमेंट करेंगे सो दैट वी कैन गेट डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। अप्रोक्स 99% एक्यूरेसी हम अचीव करना चाहेंगे, प्रिसीजन अचीव करना चाहेंगे टू गेट डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोडक्टिविटी। तो चलिए प्रोडक्टिविटी का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेशियो है आउटपुट टू द इनपुट का, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है और रॉ मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं तो उसका रेशियो है प्रोडक्टिविटी। एक प्रोडक्शन सिस्टम की कितनी प्रोडक्टिविटी है इसी टर्म से मेज़र करते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उस प्रोडक्शन सिस्टम की उतनी ही अच्छी मानी जाती है प्रोडक्शन सिस्टम। सारी कंपनी इसी में लगी रहती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, हमारे प्रोडक्शन सिस्टम की प्रोडक्टिविटी जो है अच्छी हो। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज मतलब प्रोडक्टिविटी इज quantitative ratio between what we produce and what we use as resource to produce। मतलब क्या हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, what we produce and what we use resource to produce them। मतलब क्या हम इनपुट लगा रहे हैं उसका रेशियो है। Every organization always wants to increase productivity by applying new techniques and methods। मतलब अलग अलग मेथड्स को यूज करके, अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है अभी ना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहती हैं सारी जो फॉर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं। आजकल आप देख रहे हो कि मैन्स के जगह पे मशीन वर्क कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, बाइक्स लाइक दिस। और आपने वो केस स्टडी भी एक पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अमेज़न का जो वेयर हाउस है वहाँ पे रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है मैन के जगह पे, मतलब मैन पावर के जगह पे रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है टू हैंडल द प्रोडक्ट्स इन द अमेज़न वेयर हाउस। ठीक है, चलिए और अगला टॉपिक जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियर। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर का इसमें वर्क पढ़ेंगे क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर इज कंसर्न विद डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब डिज़ाइन करता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर, इंस्टॉलेशन किस टाइप से होगा, मतलब ग्राउंड पे कैसे होगा, जैसे डिज़ाइन किया तो उसमें इंस्टॉलेशन मशीन्स की, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की, सबकी इंस्टॉलेशन किस टाइप से होगी, और मूवमेंट कैसे होगा, मटेरियल की शेड्यूलिंग वगैरह ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। His objective is to eliminate unproductive operations। जो unproductive operations हैं उसको eliminate करना from the production system in the order to increase productivity। मतलब productivity increase करना उसका main motive होता है to eliminate the unproductive operations। ठीक है, अब प्रोडक्शन मैनेजर की वर्क देख लेते हैं, ये क्या काम करते हैं भाई। तो देखते हैं प्रोडक्शन मैनेजर इज़ कंसर्न विद प्लानिंग, कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग द डे बाय डे वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। ये क्या करते हैं, प्लान करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं जब ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा होता है सबसे पहले प्लानिंग के बाद, और उसको रेगुलेट भी करते हैं जिस टाइप से मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है उस टाइप से मॉडिफाई भी करते हैं ऑन द ग्राउंड लेवल जब प्रोडक्शन हो रहा होता है इन डे टू डे वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। हिज ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ राइट क्वालिटी और क्वान्टिटी, उन्हें ध्यान देना होता है so that we can get desired goods and services at predetermined time and cost। मतलब एक फिक्स टाइम और कॉस्ट पे जितना हमने डिसाइड कर रखा है उसी पे मिलना चाहिए। ठीक है, वो श्योर करता है कौन, प्रोडक्शन मैनेजर। अब देख लेते हैं कॉस्ट्स इन प्रोडक्शन। इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं,
गेट में भी, आईएएस में भी, सेमेस्टर्स में भी आते हैं, आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते होंगे उसमें भी आते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI मार्क कर लो। न्यूमेरिकल्स तो इसको, इस पे आपको कहीं ना कहीं एक ना एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा, कॉस्ट इन प्रोडक्शन। और डेफिनेशन आप बना लोगे, मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, डेफिनेशन आप इसके फार्मूले से बना लोगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास कॉस्ट है प्राइम कॉस्ट, या फिर इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्टली मटेरियल्स में लग जाते हैं, यानी रॉ मटेरियल्स में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होते हैं, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको डायरेक्ट कॉस्ट में रखा गया। सेकेंड नंबर जो हमारे पास कॉस्ट है और फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस इसको बोलते हैं। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यानी कि कटिंग फ्लूइड, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स, जूट, कॉटन, स्टेशनरी, ये सारे यूज होते हैं जो, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आते हैं। मतलब ये रॉ मटेरियल नहीं है लेकिन हेल्पिंग मटेरियल है, इनडायरेक्ट जो मटेरियल यूज होते हैं इन द प्रोडक्शन सिस्टम वो है। अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन सिस्टम में, बट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जैसे कि वॉचमैन, सुपरवाइज़र, हायर ऑफिसर्स, ये डायरेक्ट प्रोडक्शन थोड़ी करते हैं, ये तो चला मतलब रन करवाते हैं प्रोडक्शन सिस्टम, लेबर्स से काम करवाते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। और जो अगला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो इसमें कौन सा आपका आएगा, रेंट, लैंड, टेलीफोन बिल्स, फैसिलिटी डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, फॉर द फैसिलिटीज़ फॉर प्रोडक्शन सिस्टम वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जो प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी लग रही है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इनडायरेक्ट में फैसिलिटीज़ के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है वो, जैसे कि एसी, फ्रिज वगैरह जो चल रहा है वहाँ पे, रेफ्रिजरेटर वगैरह। अब तो ये दोनों तो आप पढ़ चुके, ठीक है। अब जो थर्ड वाली कॉस्ट है तो इन दोनों का समीशन कहलाता है थर्ड, मतलब कि फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दिया जाए तो फैक्ट्री कॉस्ट कहलाता है। तो आपसे अगर डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट पूछता है तो इसमें से इन 6 टर्म्स में से कोई 4, 2, 3 दिया रहेगा और आपको फैक्ट्री कॉस्ट पूछा रहेगा, तो फिर आपको क्या करना है, इसमें से सारा जोड़ना है। पहले प्राइम कॉस्ट निकालना है इन तीनों को जोड़ के, फिर उसके बाद से अगर फैक्ट्री कॉस्ट पूछ रखा है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में से कुछ भी दे रखा है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई एक भी दे रखा है, फिर तीनों के तीनों दे रखा है, तो सबको जोड़ना है, फिर आपको निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन लाइक प्रोसेस में जो आपका खर्च होता है तो वो जोड़ दिया जाता है फैक्ट्री कॉस्ट में, तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो टोटल कॉस्ट पूछे तो फैक्ट्री कॉस्ट आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा और फिर उसमें एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग का जो कॉस्ट होगा ऐड कर देना होगा, तो फिर टोटल कॉस्ट आपका हो जाएगा। और फाइनल आपके पास आ जाता है सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट जो है वो होता है टोटल कॉस्ट और प्लस जो आपको प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा सेलिंग कॉस्ट टोटल। तो ये आपका फाइनल फार्मूला होगा। हाँ, आप एक चीज़ याद रखना, ऐसा भी हो सकता है कि प्राइम कॉस्ट मतलब दे दे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दे 50 + 40, ये हो गया 90 रुपीज़, और ये दे दे कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो 0.1% है प्राइम कॉस्ट के, तो इसका 0.1% आप निकालोगे, ठीक है, या फिर 10% है फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट के, तो उसका 10% निकाल के यहाँ पे और यहाँ पे जोड़ दोगे प्राइम कॉस्ट में, तो फिर ये दे दे कि टोटल कॉस्ट में जो एडवर्टीज़मेंट के लिए खर्च हो रहा है और फैक्ट्री कॉस्ट के 0.1% है, ठीक है। तो आप फैक्ट्री कॉस्ट ऑलरेडी निकाल चुके होगे फॉर्मूले से, और इसका 0.1 निकाल के फिर ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। तो इस टाइप के भी फॉर्मूले देते हैं। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।